अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं खालिद आपको अलाउ कर रहा हूँ, अगर आप कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ रही आवाज़? वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। लाउड एंड क्लियर राइट? ठीक ठाक आ रही है? हाँ ठीक है, अच्छी आ रही। ओके, जज़ाकल्लाह। तो आज का टॉपिक क्योंकि बहुत वास्ट है, तो इसलिए इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम लोग जो है क़िरात और नात शरीफ के साथ आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। मैं देख रहा हूँ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तब तक लोग ज्वाइन होते हैं, तब तक जो है कुरान कलाम पाक से आज की क्लास का आगाज़ कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान कलाम पाक से हमने अपनी क्लास का आगाज़ कर लिया है। मैं मोहम्मद खालिद से गुजारिश करूंगा कि आप एक नहजी नात पेश फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आखा मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आखा मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन में है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। क़िराअत कलाम पाक और नात शरीफ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस क्लास का आगाज़ करने आए। फैज़ान रज़ा, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि लोग और ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ एज़ ऑफ नाउ, तो बताएं। तो अनम्यूट करें अपने आप को फैज़ान रज़ा। शायद गलती से आपने उसको कर दिया था। ठीक है। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम जो है ऑनलाइन मंथली हिस्ट्री क्लास कर रहे हैं, माहाना दरस तारीख हम जो है कर रहे हैं। और फैज़ान भाई, मैं आपका क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, फीडबैक सब क्लास के लास्ट में लेता हूँ। और चूंकि आज का टॉपिक जो है बहुत बड़ा है और मुझे करीब 3-4 सल्तनतों को जो है कवर करना है, तो अभी मैं आपका सवाल नहीं ले पाऊंगा। इंशाल्लाह क्लास के आखिर में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उस वक्त आपका सवाल इंशाल्लाह हम देंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंडिया आफ्टर द मौर्याज के बारे में, कि जब अशोका द ग्रेट, उनका हमने पढ़ा था। फिर मौर्यन डायनास्टी के बारे में हमने पढ़ा था। और वो क्लास अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है फलाह क्लासेस के प्लेलिस्ट पर अपलोड हो चुकी है। तो आप, उससे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वो क्लास याद नहीं है या किसी ने उसको मिस आउट कर लिया था, या कोई नया है यहाँ पर जो हमारी क्लासेस को नहीं देखता है और पहली बार ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जितनी क्लासेस अब तक हुई हैं वो सारी हमारे फलाह गुलबर्गा शरीफ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, फलाह गुलबर्गा शरीफ, और इसका एक प्लेलिस्ट हमने बनाया फलाह क्लासेस। तो यहाँ पर जो है वो क्लास अपलोड हो चुकी है। अगर आप देखेंगे इसको डाउन द लाइन जाकर, कहाँ गई क्लास? आज सुबह भी को मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने चेक, शायद वो किसी दूसरे प्लेलिस्ट में हो गई होगी। 8th क्लास थी वो हमारी, और वो अपलोड हो चुकी है। तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं शायद वो जानते भी होंगे कि क्लास आ गई है। और लेट मी चेक कर लो। क्या मेरी आवाज़ थोड़ी लो आ रही है? मुझे ऐसा फीडबैक भी आया है। ठीक ठाक आ रही है भाई। ठीक ठाक है ना खाली? हाँ ठीक। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो पिछली क्लास में हमने इंडिया आफ्टर द मौर्यास पढ़ा था और सारी चीज़ें हमने कवर की थी। शुंगा डायनास्टी और पुष्यमित्र शुंगा, किस तरह से इन्होंने जो है वैदिक रिलीजन को प्रमोट किया और किस तरह से उन्होंने जो है बुद्धिज्म को डिस्करेज किया, और वो सारी चीज़ें कि कैसे जो है बुद्धिस्ट मोनाक्स को किस तरह से बुद्धिज्म के जो सीक्रेट प्लेसेस थे उसको तोड़ा गया, और सारी चीज़ें वो पिछली क्लास में हो गई। चंद्रगुप्ता मौर्य के, चंद्रगुप्ता फर्स्ट, समुद्रगुप्ता और सारी चीज़ें पिछली क्लास में हमारी कवर हो चुकी है, जो क्लास अपलोड हो चुकी है। ये वाली क्लास है, पता नहीं वो वहाँ क्यों नहीं आ रही है। मैं उसको देखता हूँ। तो जिन्होंने वो क्लास मिस कर ली है वो इस वीडियो को देखें जा करके, और फिर आज क्लास समझ में आएगी। परफेक्ट, जज़ाकल्लाह शादाब भाई। आपका फीडबैक इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि सही साहब, इंशाल्लाह आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक हमारा बहुत वास्ट है, तो इंशाल्लाह जो है सबको क्वेश्चंस और डाउट्स का मौका मिलेगा, लेकिन क्लास के आखिर में। मैं माजरत खा हूँ। और इंशाल्लाह बहुत ही फास्ट आज के टॉपिक को मुझे कवर करना है, क्योंकि 3 डायनास्टीज को हमको कवर करना है। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। द एज ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। क्या हुआ था कि करीब आज, अब जो पीरियड हम बात कर रहे हैं, आज से करीब 2000 साल पुरानी हम बात करें फिर से, अशोका द ग्रेट और मौर्यन एम्पायर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है अखंड भारत का एक तस्वुर, वाकई अखंड भारत का तस्वुर जो हमने देख लिया है। और ये वो दौर था जब अशोका, अशोका आजम या अशोका द ग्रेट,
इनके जमाने में जो है हिंदुस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया जो आज का अफगानिस्तान है आपका, अफगानिस्तान से लेकर के नीचे साउथ इंडिया में जो टकन प्लेटो और पूरा साउथ इंडिया आपका, कुछ इलाके छोड़कर, और फिर यहाँ बंगाल से लेकर के गुजरात तक, ये सारे इलाके जो है एक बादशाह के अंदर, एक हुकूमत के जो है अंडर जो है वो थे अशोका द ग्रेट के जमाने में। फिर उनके बाद मौर्यन एम्पायर खत्म होता है, और फिर जो है गुप्ता एम्पायर हमारे से वजूद में आता है। उसका जो स्टार्ट होता है, फिर हम देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर भी कुछ दिनों तक रहता, कुछ सालों तक रहता है, फिर वो भी खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर शुंगा डायनास्टी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पुष्यमित्र शुंगा के बारे में। तो जो मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर थे, ये लोग जो है वैदिक रिलीजन को कम, लेकिन बुद्धिज्म को ज्यादा प्रमोट करते थे। और वो अशोका ने चूंकि कलिंगा वार के बाद बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया हुआ था, और अशोका ही की कारनामा था कि पूरी दुनिया में जो बुद्धिज्म फैला। तो इसके बाद पुष्यमित्र शुंगा को हम पढ़ चुके हैं, किस तरह उसने आखिरी गुप्ता बादशाह को कत्ल किया और खुद जो है हुक्मरान बन बैठा। और फिर उसने किस तरह से बुद्धिज्म को जो है डिस्करेज किया, और कैसे जो है बुद्धिज्म के खिलाफ उसने काम किया, और कैसे उसने वैदिक रिलीजन को प्रमोट किया, मनुस्मृति कैसे लिखवाई, और सारी चीजें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हो रहा है कि सेंट्रल इंडिया में, यानी आप कह रहे हैं मरकजी हुकूमत में जो है एक हुकूमत हुआ करती थी मौर्य के जमाने में, गुप्तास के जमाने में, शुंगास के जमाने में, वो अब खत्म हो गई है। और आते आते जो है जो सेंट्रल पावर था इंडिया का, जो भी आज हमने बात की थी कि किस तरह से जो है मरकजी हुकूमत खत्म हो गई, और फिर जो सूबाई हुकूमतें, जो लोकल रूलर्स थे, जिसको ताइफास भी कहते हैं इंग्लिश में, तो उनका किस तरह से जो है हिंदुस्तान में अस्तित्व और सारी चीजें वो कैसे जो है राइज अप होते हैं, वो हमको पढ़ना है। तो इसीलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द एज ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। एक और चीज बता दूं, जो लोग नए हैं, मैं कुछ नए चेहरे देख रहा हूँ, हम जितना मटेरियल यहाँ पेश कर रहे हैं, उसके सोर्सेज भी हमें आपको हम हर क्लास में बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं। ये जो आज का हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे जमाने के एक बहुत ही ऑथेंटिक एंशियंट इंडियन हिस्टोरियन है, तो प्रोफेसर रमीला थापर, जो जेएनयू की जो है प्रोफेसर, फुल टाइम प्रोफेसर है, लाइफ टाइम प्रोफेसर है। तो हिस्टोरियंस के नजदीक प्रोफेसर रमीला थापर को जो है एज ए अथॉरिटी माना जाता है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पर। तो प्रोफेसर रमीला थापर की एक किताब है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उसको उसको हम रेफर करें, और जितने यहाँ पॉइंट्स आएंगे वो प्रोफेसर रोमिला थापर की इस किताब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री बाय रोमिला थापर। ये सीबीएसई का ओल्ड सिलेबस है, जो सीबीएसई पढ़ाती थी। एनसीईआरटी जो है इसको, एनसीईआरटी ने इसको पब्लिश किया हुआ है। तो ये वाली जो किताब है, एंशियंट इंडिया टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री फॉर मिडिल स्कूल्स, ये एनसीईआरटी की जानिब से जो पब्लिश हुई है, और ये सारे इसके ऑथर्स हैं और एडिटर्स हैं, जिसमें प्रोफेसर रोमिला थापर वाज द मेन फिगर। सतीश चंद्रा आप देख सकते हैं, ही इज अ वेरी गुड नोन हिस्टोरियन। अगेन प्रोफेसर नूरुल हसन साहब, एंड चीफ एडिटर वाज डॉक्टर एस भोपाल। तो जितनी बातें हम बताएंगे वो इस किताब से बताएंगे। और एक किताब जो हमने रेफर की है वो है आर एस शर्मा की, और आर एस शर्मा के बारे में भी ये बात मानी जाती है। और ये वाली क्लास, पिछली क्लास, तो आप इस क्लास को जरूर देखें, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। ये एक एंशियंट इंडिया की आर एस शर्मा की किताब आती है, जो सीबीएसई में और जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स, वो इसको बहुत रेफर करते हैं। तो इसका भी हमने एक प्लेलिस्ट जो है अपने चैनल पर दे रखा है, ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको भी आप जो है आज की क्लास के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए रेफर कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लास में सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सारे सोर्सेज आपको बता दिए जा रहे हैं, ताकि आपको अगर मजीद इस पर रिसर्च करना है, मजीद आपको पढ़ना है, तो आप इन किताबों से और इन वीडियो से जो है रेफर कर सकते हैं। एक और चीज, अगर आप हमारे फलाह क्लासेस के इस पे जाएंगे, ये वाला है एंशियंट इंडिया आर एस शर्मा एनसीईआरटी का, जो इस टोटल 29 चैप्टर्स हैं, उसमें आप एज पर द टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो आज का हमारा टॉपिक है, उसके रिलेटेड बहुत से वीडियोज जो है आपको हमने यहाँ पर दे दिए हैं, उसको भी आप जो है रेफर कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमारा यही तरीका होता है, और हम ऐसे ही करते हैं। आइए टॉपिक, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तो इंट्रोडक्शन में निकल गए हैं, तो इसी तरह हम बता रहे थे कि जैसे मौर्यास और गुप्तास के बाद एज ऑफ स्मॉलर किंगडम्स आते हैं। यहाँ पर जो है एक सेंट्रल पावर इंडिया में नहीं है, जैसे गुप्तास और मौर्यास के टाइम पर थी, बल्कि जो है सूबाई और लोकल पावर्स यहाँ पर आती है, जिसमें इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धना का और चालुक्य एंड द पल्लवास। हर्षवर्धना बेसिकली वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थन इंडिया में रहते हैं, लेकिन चालुक्यास और पांडवास, पल्लवास जो है वो साउथ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। तो इनके बारे में इन डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं।
मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो रीड आउट करूंगा, फिर उसका थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन, क्योंकि बहुत से लोग जो है बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं जानते, तो उनके लिए और जो है कुछ चीजें मेरे मुताले में जो रहती हैं वो चीजें, और कुछ चीजें आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो हर्षवर्धना ये एक बड़े रूलर गुजरे हैं इंडिया इंडिया में, उनके ताल्लुक से हमको अगले स्लाइड में पढ़ना है। Between 500 and 800 Christian era, there was an attempt at establishing a large kingdom in northern India, but it did not last for very long. तो हमने जैसे कि इस बात पर डिस्कस कर लिया है कि अशोका और मौर्याज और गुप्तास के बाद जो है कोई बड़ी हुकूमत जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में नहीं आ पाती है। नॉर्दर्न इंडिया स्लोली स्प्लिट अप इनटू स्मॉल किंगडम्स व्हिच वर कंटिन्यूअली फाइटिंग वन अनदर। ये हिंदुस्तान में हमेशा से हुआ है कि जब आपके मुल्क हमारे मुल्क में जो कोई सेंट्रल पावर नहीं होती है, तो हमने तारीख में देखा है कि छोटी छोटी रियासतें जो है एक दूसरे से हमेशा जो दस्त गिरेबा रहती हैं। वही हुआ। Then the invasions of Hunas weakened the Gupta Empire. About 100 years after their downfall, a new kingdom arose in the 7th century. तो गुप्ता का पीरियड हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता फर्स्ट और सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन जो ह्यूनास थे ये अगेन फॉरेनर्स थे। ये जो बार बार जो हिंदुस्तान पर हमला कर रहे थे, उनके हमलों की वजह से जो गुप्ता डायनास्टी थी, गुप्ता एम्पायर था, और उसका जो है वो डाउनफॉल होता है, उसका वो जो है वो लोग जो है कमजोर पड़ जाते हैं। अब जब गुप्ता कमजोर पड़ते हैं तो दूसरी एक एम्पायर जो उभर के आती है। तारीख में हमेशा होता है कि एक पावर, एक सल्तनत जो है वो मजबूत होती है, फिर वो कमजोर होती है, और फिर कोई दूसरा उस पर जो है हावी हो जाता है। ये कुदरत का उसूल भी है कि हर ताकतवर को जो है वो हमेशा बका नहीं होता है। तो जिसके पास भी आज इख्तिदार है, ताकत है, वो हमेशा अपने आप को जो है वो हमेशा के लिए न समझे, उसको भी जो है हर उरूज को जो है जवाल आना ही आना। तारीख से हमको ये बात हर क्लास में मैं नोट कराता हूँ, और इसी क्लास में भी मैं नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा दर्स है तारीख के लिए कि हर उरूज को जो है वो जवाल है। गुप्ता एम्पायर आप पढ़ें, अशोका द ग्रेट पढ़ें, जहाँ सबकी तूती बोला करती थी, और जो है पुष्यमित्र शुंगा की तो बहुत तूती बोला करती थी, लेकिन वो नहीं बाकी रहे, वो खत्म हो गए। इसी तरह गुप्ता एम्पायर खत्म होता है, और फिर हर्षवर्धना और हर्षा, एज ही इज जनरली कॉल्ड, was still young when he was made king on the death of his brother in 606 CE। तो हर्षवर्धना, जिसको हर्षा भी बोलते हैं, इसको बहुत ही कम उम्र में जो है उसके भाई के इंतकाल के बाद जो है वो बादशाह बना दिया जाता है। He grew to be a powerful king who tried to build another empire in North India similar to that of the Guptas। तो हर्षवर्धना जो है बहुत ही कम उम्र में बादशाह बनते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, शुमाली हिंदुस्तान में जो है वो एक पावरफुल, एक ताकतवर जो है हुकूमत, जैसे गुप्तास की हुआ करती थी, गुप्ता डायनास्टी की, वैसे ही बने। तो इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। अब उनकी क्या कोशिशें थी और हमको ये सारी चीजें कहाँ से मालूम पड़ती हैं, वो उस बात का हम डिस्कस करते हैं। हर्षा के लिए जो सोर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो हर्षा के अचीवमेंट्स है, उनकी क्या कामयाबियां थी, क्या कारनामे नुमायां थे, वो भी हम जो है डिस्कस करेंगे। बना, वन ऑफ द कोर्ट पोइट्स ऑफ हर्षा, हैज रिटन अ लाइफ ऑफ द किंग। तो ये जो बना पोइट थे हर्षा के दरबार के, इन्होंने हर्षा पर एक किताब लिखी है, जो हमारे लिए जो है हर्षा के मुतालिक जो है मालूमात हासिल करने का एक जरिया है, सोर्स है। Another Chinese Buddhist pilgrim, Yun Sang, visited India during the reign of Harsha and left a description of what he saw। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बंदा है ह्यून सांग, हमेशा जो एक चीज को याद रखें, हिंदुस्तान की तारीख जो है वो अक्सर और बेशतर जो है फॉरेन ट्रैवलर से हमको मिलती है, एंशियंट इंडिया में स्पेशली। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जब भी आपको मौका मिले आप उस वीडियो को जरूर देखें कि कौन कौन जो है फॉरेन ट्रैवलर्स, नो ऑल फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया, इंडियन हिस्ट्री। ये स्टडी IQ IS का एक चैनल है। इस वीडियो में 16 मिनट की वीडियो में इन लोगों ने तमाम जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में वो एज ए ट्रैवलर आए, एज ए सयाह आए, और फिर उन्होंने हिंदुस्तान को देखा और हिंदुस्तान के मुतालिक जो किताबें लिखी, और वही किताबें हमारे लिए आज जो है वो एंशियंट इंडिया, मिडीवल इंडिया की जो है बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेस हैं। इन्हीं ट्रैवलर्स में एक साहब थे ह्यून सांग। ये साहब आए थे चाइना से। ह्यून सांग इनका नाम था, और इनका एक जो है स्टैचू, क्या बोलना चाहिए, एक पेंटिंग आप बोल सकते हैं, एक फोटो तो नहीं है। तो इस तरह से जो है प्रोफेसर रोमिला थापर की किताब में लिखी ये मौजूद है, इसलिए मैंने वहां से कॉपी किया हुआ है। तो ह्यून सांग जो हिंदुस्तान आते हैं और ये हर्षा के पीरियड में आते हैं।
और वो चाइनीज ट्रैवलर थे। और एक चीज याद रखें, पिछली दफा हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि हिंदुस्तान में जब बुद्धिज्म का जो है वो डिक्लाइन हुआ, तो बहुत से चाइनीज मॉन्क्स, बहुत से चाइनीज सॉरी बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो हिंदुस्तान छोड़ करके दुनिया के बहुत से कोने में जाते हैं। और चाइना में, तिब्बत में, श्रीलंका में, सदर्न सेंट्रल एशिया में, यहाँ तक के बहुत से दूर दराज इलाकों में जाते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं और वहां पर वो अपनी मजहब की, बुद्धिज्म की वो पर तरवीज इरशाद कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, तो उन्हें इस बात का हमेशा से ये एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि हमारे जो, उनके जो माबूद है, उनके अकीदे के मुताबिक बुद्धा, वो चूंकि हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, तो उनकी क्या तालीमात थी, उनके उनका जो जाय पैदाइश जो है वो, और जहाँ उन्हें वो क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट जो मिला वो, और ये सी बहुत सी सेक्रेड बुद्धिस्ट जो प्लेसेस ऑफ हैं वो हिंदुस्तान में। तो इसलिए जो है, जैसे कि पांच दूसरे बहुत से बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स जो है वो दुनिया दुनिया के बहुत से इलाकों से हिंदुस्तान आते हैं। इसी तरह ह्यूनसांग भी आते हैं, और वो हर्षा के पीरियड में आते हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में और अपने जो डायरीज हैं उसमें जो है हर्षा और उसके किंगडम के बारे में और उस वक्त के हिंदुस्तान के बारे में बहुत ही नादिर मालूमात, बहुत ही उम्दा मालूमात जो है वो हमें प्रोवाइड किए हैं। और इसीलिए हम जो है हर्षवर्धना के बारे में बहुत सी चीजें जानते हैं। इसका एक मेन सोर्स झुनसांग और उसकी हिस्ट्री, उसका जो रिकॉर्ड्स है वो हमारा मेन सोर्सेस है। Harsha moved his capital from Thanesar to Kannauj as Kannauj was a more central place. तो अर्लियर जो पीरियड था, इनके जो आबा अजदाद थे, ये लोग कन्नौज को जो है थानेसर को इन्होंने अपना पायतख्त बनाया हुआ था, और उसके बाद हर्षा ने जो उसको कन्नौज को बनाया। और ये सारे प्लेसेस नॉर्थ इंडिया में हैं, आप सब जानते होंगे। इंशाल्लाह जब मैप आएगा तो हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। Then he set out on a long campaign and conquered almost the whole of northern India, including the Punjab, eastern Rajasthan, and the Ganga Valley as far as Assam. तो हर्षा ये करते हैं कि वो एक बड़े महाज पे निकलते हैं, एक बड़े जंगी महाज पे जाते हैं, और ये जो है बहुत से नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट्स को जो है वो कंकर करते हैं, जैसे कि आपका पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और यहाँ तक कि गंगा वैली में वो आसाम तक चले जाते हैं। तो जैसे कि गुप्ताज का वक्त था, गुप्ताज में जो नॉर्दर्न इंडिया में अच्छी तरह से उनका रूल था, उसी तरह जो ऑलमोस्ट सिमिलर टू गुप्ताज, हर्षा भी जो है वो नॉर्थर्न इंडिया के बड़े हिस्से पर वो काबिज हो जाता है। Then, but when we wished, he wished आना चाहिए एक्चुअली में, when he wished to again double आ गया, he wished to campaign against the kings of the Deccan, he was stopped by the army of Pulakeshin, the Chalukyan king of Vatapi और बाधनी in northern Mysore. इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पल्लवास और चालुक्यास को पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि पॉइंट आ गया है, तो हर्षा ये एक बादशाह थे, और उन्हीं के टाइम पर जो है साउथ इंडिया में जो चालुक्यन एम्पायर था, उसके जो बादशाह थे पुलकेशिन, इनको इन दोनों की जो है वो वार होती है, जंग होती है, और पुलकेशिन जो है वो हर्षा को हरा देते हैं। और इस वजह से जो है वो हर्षा का जो साउथ इंडिया में एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, और हर्षा जो है वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया में जो है वो काबिज रहते हैं, लेकिन वो साउथ इंडिया पर वो कब्जा नहीं कर पाते। ये सारी चीजें पिक्टोरियल चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो है ह्यूनसांग का जो है वो फोटो आप बोल सकते हैं। देन देर वॉज अ फेमस प्लेस और यूनिवर्सिटी कॉल नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अगर टाइम मिलता है तो। ये हर्षा ही के पीरियड में बनाई गई थी, और इसका जो है एक्चुअल जो लाइक इमेजिनरी स्कल्पचर बोल सकते हैं, इस तरह से जो है वो यूनिवर्सिटी थी नालंदा में नियर पटना। प्रोफेसर रोमिला थापर ने लिखा है। इस पर भी डिबेट है स्कॉलर्स, हिस्ट्री स्कॉलर्स के दरमियान, कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो एक्चुअल में जो है पटना में थी या नहीं थी, इस पर भी जो है लोग डिबेट करते हैं। और लेकिन प्रोफेसर रोमिला थापर ने इसको नियर पटना लिखा है, नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा मोनेस्ट्री उन्होंने लिखा है, तो ये हम मान सकते हैं। और ये जो उसका रियून है, नालंदा यूनिवर्सिटी को बाद में जो जो बर्बाद किया गया और उसको ढा दिया गया, इसके भी डिबेट है कि बख्तियार खिलजी ने इसको ढाया था या फिर किसी दूसरे ने ढाया था। तो पहले इस तरह से हुआ करती थी, बाद में इसको जो है ढा दिया गया, और रिसेंटली 19 सेंचुरी में इसको रीडिस्कवर किया गया, तो इसका जो है न्यूज हमको मिलता है। इसका एक मैप जो है यहाँ पर विकिपीडिया पे मौजूद है, कि इस तरह से जो उसका इतना सारा स्पेस और एरिया था, और इस तरह से जो है वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो है वो इसका इंस्क्रिप्शन है जो नालंदा यूनिवर्सिटी में मिला था, वो उसमें मौजूद है। और ये सारी चीजें आपको विकिपीडिया पर और गूगल पर या किताबों में मिल सकती हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा टॉपिक है इसलिए मैंने डाल दिया है।
दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है हर्षवर्धना। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, और इस आगे हम पढ़ेंगे पल्लवाद और चालुक्य के जमाने में कि इस वक्त के जो बादशाह लोग हुआ करते थे वो सिर्फ बहादुर जंगजू नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो लोग जो है पोइट्स और राइटर्स और म्यूजिशियंस और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत दिलदादा होते थे। तो इसका ऑटोग्राफ भी जो है वो हर्षा का हमको मिलता है, जो इस तरह से है। और ये सारा नालंदा का जो है एक्सकावेशन रिमार्क्स है, रिमेन्स, जो नालंदा यूनिवर्सिटी ये वाली थी बाद में तोड़ दी गई, तो इस तरह से उसका सारा साइट है नियर पटना। तो ये सारी चीजें आप इसको मजीद आपको पढ़ना चाहिए, हम सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो बस कुछ तस्वीरों के जरिए क्योंकि आप चीजों को रिलेट करें, इसलिए यहाँ पर जो है डाल दी गई है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ह्यून सांग हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जो साहब थे जो चाइना से आए थे। इन्होंने बहुत सी चीजें अपनी किताब में जो है वो इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में भी लिखी हैं, और बहुत ही एस्टॉनिशिंग चीजें हैं, बहुत ही अच्छी मालूमात हैं। आज से 2000 साल पहले या 1500 साल पहले किस तरह से जो है हमारा मुल्क हुआ करता था, और वहाँ का कैसा कल्चर था, और लोग जो है वहाँ कैसे रहते थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ सोशल कंडीशंस में एक सब टॉपिक है किताब में, आप उसको पढ़ सकते हैं। यून सांग ऑल्सो नोटिस्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड द बैड ट्रीटमेंट ऑफ अनटचेबल्स हु हैड टू लिव आउटसाइड द टाउन्स। तो ये लिखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो छूत जात पात का जो निजाम था, कि चार वर्णा हुआ करते थे, ब्राह्मण्स और वैश्यास और शूद्रास, और जो है वो मैं एक और भूल रहा हूँ, क्षत्रियास। तो ये चार तरह के कास्ट हुआ करते थे। तो इसका जो वो प्रमाण है, इसका जो प्रूफ है, ह्यून सांग भी अपनी किताब में लिखते हैं कि किस तरह से जो कास्ट सिस्टम हिंदुस्तान में चलता था, और कैसा जो है अनटचेबल्स, अछूत लोगों को जो है वो तो शहरों के बाहर और कस्बों के बाहर जो है वो रहने पर मजबूर किया जाता था, और उनके साथ कैसा बदसलूकी होती थी हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तानी समाज के बारे में ह्यून सांग जो है अपनी किताब में लिखते हैं। Not everybody was a vegetarian, although people were encouraged to give up eating meat. ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो लोग जो इस बात का दावा करते हैं कि एंशियंट इंडिया में जो है सारे लोग वेजिटेरियन थे, तो ऐसा नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के मुताबिक जो है, और हम जो ये कोट कर रहे हैं प्रोफेसर रमला थापर की किताब से कोट कर रहे हैं, इंडिया एंशियंट इंडिया से, तो वो लिखते हैं कि ह्यूनसांग ने इस बात को नोट किया है कि हर कोई जो है वो वेजिटेरियन, शाकाहारी नहीं था, बल्कि बहुत से लोग जो है नॉन वेजिटेरियन भी थे, मांस भी खाते थे और गोश्त भी खाते थे। लेकिन इस बात को जो है एनकरेज किया जाता था कि लोग जो है गोश्त ना खाएं, क्योंकि वैदिक रिलीजन में और जो है बुद्धिज्म में और जैनिज्म में भी जो है वो वेजिटेरियनिज्म को जो है ज्यादा प्रमोट किया जाता है। लेकिन सोसाइटी में दोनों तरह के लोग रहा करते थे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों। हम वैदिक पीरियड में पढ़ चुके हैं कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द वैदिक पीरियड इटसेल्फ there were like proofs or runes available that people were consuming meat, so that's a historical proof। तो हमेशा से लोग जो हिंदुस्तान में शाकाहारी नहीं रहे, बल्कि बहुत से लोग जो है नॉन वेज भी खाया करते थे। In the towns there was a difference between the houses of the rich and those of the poor। तो जो इलाके, जो गांव हुआ करते थे, वहां पर जो है अमीरों और गरीबों के घरों में फर्क होता था। तो ये बात भी गलत है कि हमेशा से जो हिंदुस्तान या एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो सब बराबर थे, ऐसा कभी भी किसी भी समाज में नहीं हुआ। ये कुदरत का कानून है कि हर समाज में, हर दौर में जो है वो हमेशा कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। लेकिन सोसाइटी में कैसे हमको मालूम पड़ता है, इनके जो खंडरात मिले हैं, इनके जो रियून्स मिले हैं, उससे हमको पता चलता है कि जो है कुछ लोगों के घर जो है वो बहुत अच्छे डेकोरेटेड थे, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, द हाउसेस ऑफ द रिच वेर ब्यूटीफुली बिल्ट एंड डेकोरेटेड while those of the poor were simple and whitewashed and had mud floors। तो जो अमीर लोग होते थे, जो मालदार लोग होते थे, सरमायादार होते थे, उन लोगों के घर जो है वो बहुत अच्छे डेकोरेटेड होते थे, और जो गरीब लोग होते थे उनके बेचारों के जो व्हाइट वॉश किए हुए और जो है पथरीली जमीन पर जो है वो उनके घर हुआ करते थे, बहुत अच्छा मार्बल उनके घरों में नहीं होता था। तो इस बात का सबूत मिलता है कि हिंदुस्तानी समाज में उस जमाने में भी जो है वो अनइक्वालिटी पाई जाती थी, और लोग जो है हमेशा से जो इतने अच्छे नहीं थे। देन वो इस बात को भी नोट करता है कि लोग कपड़े कैसे पहना करते थे। द ड्रेस ऑफ द पीपल वरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन। ही डिस्क्राइब्ड इंडियंस एज हॉट टेम्पर्ड एंड क्विक टू बी एंग्री बट ऑनेस्ट।
तो ह्यून लिखता है कि लोग जो है वो हर इलाके के एतबार से कपड़े जो है वो उनका जो फैशन हुआ करता था, उनके जो कपड़ा पहनने का जो ढंग हुआ करता था वो हर इलाके से जो डिफरेंट होता था। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि जो लोग साउथ इंडिया में पहनते हैं वो लोग नॉर्थ इंडिया में नहीं पहनते हैं, जो लोग ईस्टर्न इंडिया में पहनते हैं, जो लोग सेंट्रल इंडिया में पहनते हैं, वो जो है अलग इलाकों में नहीं। तो कपड़ा खान पान जो है हिंदुस्तान में हमेशा से ही हर इलाके का अपना अपना होता है। तो हिंदुस्तान में हमेशा से यूनिटी इन डाइवर्सिटी रही है, और यही हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो एसेंस है, और इसको हम जो है ह्यून सांग के रिकॉर्ड से भी हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज बहुत ही लाइक अच्छी चीज ह्यून सांग वो नोट करते हैं कि ही डिस्क्राइब इंडियंस एज हॉट टेम्पर्ड। तो हिंदुस्तानी के बारे में ह्यून सांग लिखते हैं कि वो हम लोग जो है, या हमारे आबा अजदाद आप बोल सकते हैं कि हिंदुस्तानी लोग जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा जल्दी आ जाता था। दे वर लाइक हॉट टेम्पर्ड एंड दे वर क्विक टू बी एंग्री, जैसे कि इंसान ने कहा है। लेकिन दे वर ऑनेस्ट, तो वो कहता है कि वो लोग ईमानदार हुआ करते थे, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाया करता था। आज भी होता है कि जो रोड रेजेस के केसेस होते हैं वो हिंदुस्तान में ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। दिल्ली तो इसके लिए मशहूर ही है कि रोड रेजेस के वहाँ बहुत से मामला होते रहते हैं। तो ये शायद हमारे जीन्स में है कि हम और टेम्पर्ड और क्विक टू बी एंग्री हैं, लेकिन गुस्से को हमेशा काबू में पाना लाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का मफहूम है कि बंदे को जब भी गुस्सा आए, तो अगर वो खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, पानी पी ले, वुजू कर ले। इससे जो है गुस्सा इंसान को जो है कमजोर, गुस्से पर जो इंसान काबू पा सकता है। और गुस्सा एक ऐसी चीज है कि ये जो है इंसान को बहुत सी मुश्किलात में डाल सकता है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे पता नहीं चलता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो हमेशा जब भी किसी को गुस्सा है, तो उसको जो दूसरे वाले हैं, जो बंदा खुद गुस्से में है वो खुद को कंट्रोल करे, ये बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन अगर कोई आप किसी को गुस्से में देखें तो उसको इस बात की जो है वो प्यार और मोहब्बत से तलकीन करें कि भाई आप जो पानी पी लें, बैठे हैं तो लेट जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं। हदीस के मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह गुस्से पर काबू पा जाएगा, और इसका जो है बहुत से फायदा भी आपको मिल जाएगा। With the death of Harsha, there was confusion in northern India for some time. The kingdom split into many smaller units which kept fighting one another. Meanwhile, the kingdom of the Deccan and the south became powerful. तो जब हर्षा का इंतकाल हो जाता है, वो जब मर जाता है, तो लोग देखते हैं कि जो किंगडम ऑफ हर्षा है वो कंफ्यूजन में है, कि इसके बाद जो आने वाले लोग हैं वो जो है उतने पावरफुल नहीं है, और उन्होंने अपना जो रियासत थी, जो सल्तनत हर्षा छोड़ के गया है, उसको वो संभाल नहीं पाए। हमेशा ऐसा होता है कि भाई एक बाप जो है बहुत मेहनतों से अपना एक संसार बनाता है, फिर उसके बेटे उतने केपेबल नहीं होते कि वो अपने बाप की जो है संसार को, उसके चाहे वो संसार हो चाहे वो सल्तनत हो, अगर एक बाप ने अब एक काबिल बेटा नहीं छोड़ा है तो फिर उसकी मेहनतें रह जाती है। लेकिन कुछ बेटे होते हैं जो सपूत होते हैं, जो अपने बाप की जो सल्तनत को या विरासत को जो बढ़ाते हैं, बल्कि उसको घटाते नहीं। तो हमें भी चाहिए कि हम एक अच्छे बेटा बनने की कोशिश करें, और अपनी आने वाली नस्लों को भी जो है अच्छा बनाने की कोशिश करें। दैट वाज इट अबाउट हर्षा एंड हिज किंगडम। ये हम सेंट्रल इंडिया में पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डेक्कन एंड द साउथ। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं नॉर्दर्न इंडिया के बारे में, कि मौर्य एम्पायर हो चुका, गुप्ता एम्पायर हो चुका, शुंगास का हमने पढ़ लिया, और फिर अब हर्षा का भी हमने पढ़ लिया। तो ये सारी जो बातें थी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में, वो है नॉर्थ इंडिया की। और हमेशा इंडियन हिस्ट्री में ये चीज होती है कि नॉर्थ इंडिया के जो किंगडम्स होते हैं, नॉर्थ इंडिया के जो रूलर्स होते हैं, जो बादशाह लोग नॉर्थ इंडिया में होते हैं, दिल्ली में जो होता है, उसकी तारीख और उसका तस्करा जो है ज्यादा होता है। लेकिन जो साउथ इंडिया में होता है उसका तस्करा जो है उतना नहीं होता है। तो अभी एक अच्छी सीरीज भी चल रही है डॉक्टर सैयद उबैदुर रहमान की, कि द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो आप उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टोटल 8 सेशन है उसके, 4 हो चुके हैं, 4 बाकी है। तो उसमें हम जो है साउथ इंडियन हिस्ट्री को एम्फसाइज कर रहे हैं, और उसकी इम्पोर्टेंस पर भी बात कर रहे हैं। तो जरूरी है कि हमेशा जो है दिल्ली के नजरिए से न देखा जाए, बल्कि जो है कभी बेंगलुरु के नजर से भी देखा जाए, कभी जो है चेन्नई के नजरिए से भी देखा जाए। तो इसीलिए हम जो है साउथ इंडिया को पढ़ेंगे। और हमेशा से हुआ है कि हिंदुस्तान के जो साउथ सदर्न इंडिया का हिस्सा है, उसकी तारीख को जो है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। कुछ एस्पेक्ट्स में देता है, लेकिन हमेशा हर एस्पेक्ट में नहीं मिलता, जैसे कि दिल्ली वालों को मिलता है। तो हम इंशाल्लाह जो है वो नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो सारी तारीख पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जब हम दिल्ली को पढ़ेंगे तो हम जो है गुलबर्गा को भी पढ़ेंगे, और बेंगलुरु को भी पढ़ेंगे, और चेन्नई को भी पढ़ेंगे, हैदराबाद को भी पढ़ेंगे। तो सदर्न इंडिया में 2-3 सल्तनतें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपके चालुक्यास है, पल्लवास है, राष्ट्रकूटास है, और पांड्यास हैं, चेरास हैं,
ये सारी की सल्तनतें जो सदर्न इंडिया में, एंशियंट इंडिया में रहती थी, आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले। तो उनमें एक इंपॉर्टेंट किंगडम को हम आज पढ़ेंगे, द चालुक्यास। After the decline of Satavahanas, there arose many kingdoms in the Deccan. The Vaktas had tried to build a strong state, but it did not last. तो जैसे कि हमने सातवाहनास के बारे में पढ़ा है कि अर्ली जो वैदिक पीरियड में ये जो सातवाहनास का या रिपब्लिकन का जो सिस्टम था, ये पूरे हिंदुस्तान में हुआ करता था। तो उसके डिक्लाइन के बाद जो है वो वाकटास एक छोटी डायनास्टी हुआ करती थी। उन्होंने ट्राई किया कि साउथ इंडिया में एक अच्छी हुकूमत बने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। उनके बाद आते हैं दे वर फॉलोड बाय द चालुक्य डायनास्टी विद इट्स सेंटर एट वटापी। वटापी का एक नाम जो है बादामी भी हमको मिलता है। चालुक्यास में भी दो तीन चीजें हैं, चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ कल्याण, और एक और है। तो तीन तरह के चालुक्यास हमको मिलते हैं, जो गुलबर्गा से जो लगा हुआ इलाका बसवा कल्याण। तो यहाँ के जो चालुक्यास थे वो डिफरेंट थे, और यहाँ जो चालुक्यास की हम बात करें बादामी वालों की, ये डिफरेंट है। तो ये हम वहां की बात कर रहे हैं, देर सेंटर एट वाटापी और बादामी। The Chalukya king Pulakeshin reigned here at the same time as Harsha in the north. तो जैसे कि पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, जो चालुक्य किंग थे पुलकेशिन, जो फेमस किंग थे, और ये जो है हर्षा के टाइम पर होते हैं। जब नॉर्थ इंडिया में हर्षा रूल कर रहा है, तो इसी जमाने में जो पुलकेशिन साउथ इंडिया में चालुक्य एम्पायर में जो रूल करता है। और इन दोनों की जंग भी हुई है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, और जो है हर्षा हार गया था और पुलकेशिन जो है वो जीत गया था, इसलिए जो अपने एम्पायर को बचाने में कामयाब रहा। अगर पुलकेशिन हार जाता तो हर्षा जो साउथ इंडिया में भी अपनी हुकूमत बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। His ambition was to control the whole of the Deccan Plateau, and for a while he succeeded. तो जो पुलकेशिन है, इसको इसका ये मकसद था, इसका ये एम था कि वो कम से कम जो है वो पूरे दक्कन के इलाके को, जो हमारा आज आप कह लें महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई, मद्रास, ये सारे जो इलाके हैं, इसको वो कंट्रोल करना चाहता था। इसको डेक्कन प्लेटो कहते हैं। लेकिन वो कामयाब भी हुआ कुछ वक्त के लिए, लेकिन उसको जो है दूसरी हुकूमतों से लोहा लेना पड़ा। ही मेट हर्षा इन अ बैटल ऑफ ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा एंड डिफीटेड हिम। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि वो हर्षा से लड़ता है, जो नॉर्थ इंडिया में बड़ा ताकतवर हुक्मरान था। एक चीज हमेशा मैंने ये भी नोट किया, आपको बताना भी चाहूंगा, कि हमेशा से जो तारीख, हिंदुस्तान की तारीख में पूरे इंडिया पे, इंक्लूडिंग साउथ इंडिया के जो चेन्नई और मद्रास और केरला, ये सारे जो इलाके हैं, इस पर जो है हमेशा से एक बादशाह की हुकूमत नहीं रही है। अगर औरंगजेब के जमाने में, अशोका के जमाने में, हमेशा से कुछ इलाके साउथ इंडिया में रहे हैं जो इंडिपेंडेंट रहे हैं। तो हिंदुस्तान में कितना भी ताकतवर बादशाह हो, कितना भी जो है वो कामयाब बादशाह हो, वो सारा हिंदुस्तान फतह नहीं कर पाया। शायद कुदरत की इसमें कोई हिकमत रही होगी कि पूरा हिंदुस्तान जो हमेशा से जो है किसी एक के जो है वो कंट्रोल में नहीं रहा है। तो इसी तरह से यही होता है कि पुलकेशिन जो है वो हर्षा को हराता है, और साउथ इंडिया में वो काबिज नहीं हो पाता है, लेकिन वो अपना एम्पायर पुलकेशिन जो है वो साउथ इंडिया में बचाए रखता है। इसी तरह the Chalukyas had two enemies, the Rashtrakutas to the north and the Pallavas to the south. तो जैसे कि हर्षा एक तरफ से हमलावर हो रहा है, वो इनका दुश्मन है। दूसरा जो है राष्ट्रकूटास, यह भी एक बड़ी डायनास्टी थी साउथ इंडिया में। आप मलखेड़ चले जाएं, गुलबर्गा के करीब इनके जो है वहाँ किला मिलते हैं आपको। और पल्लवास, ये जो है साउथ इंडिया में जो आपका महाबलीपुरम और कांचीपुरम के इलाके हैं, ये यहाँ वहाँ हुकूमत करते थे पल्लवास। तो राष्ट्रकूटास और पल्लवास ये जो है चालुक्य से हमेशा जो है जंग करते रहते थे। तो एक चीज हमेशा आप याद रखें कि ये जो पिक्चर दी जाती है कि हमेशा जो है हिंदुस्तान में जो अमन था और जहाँ के लोग जो आपस में नहीं लड़ते थे, ये बात बहुत गलत है। हमेशा से हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि जो छोटी छोटी रियासतें थी, या जो सेंट्रल की बड़ी रियासत थी, वो जो छोटी रियासतों पर हमला करते, या आजू बाजू के जो है वो दक्कन के जो छोटी छोटी रियासतें थी, वो एक दूसरे से दस्तों गिरफ्तार होती रहती थी। तो ये बात गलत है कि जब से हिंदुस्तान में जो है बाहर के लोग आए हैं तब से जो है बदअमनी है, बल्कि हमेशा से यहाँ ऐसा ही। हाँ, जो लोग तारीख पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते वो कुछ भी जो है यकीन कर लेते हैं। तो पल्लवास, राष्ट्रकूटा, चालुक्यास एंड देन हर्षा, दे वर फाइटिंग ईच अदर और वन अनदर
अगेंस्ट वन अनदर। तो ऐसे कभी होता था कि दो लोग आपस में जो एग्रीमेंट करके तीसरे पर हमला कर रहे हैं, और कभी होता था कि जो है एक दूसरे से हमला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ये हुक्मरानों का हमेशा से तरीका रहा कि नई नई जगहों को फतह करना, और जो है खजानों को लूटना, और जो अपनी हुकूमतों को बढ़ाना, ये हुकूमतों का काम रहता है। तो ये बात हमेशा से न सोचें। और जब आप किसी जंग के बारे में पढ़ें तो ये ना सोचें कि भाई, अब जैसे कि यहाँ देख लें आप, चालुक्यास, पल्लवास और राष्ट्रकूटास और हर्षा, ये सारे जो है वो वैदिक रिलीजन, और आज आज के जमाने में क्या, जो सारे हिंदू हैं ये आपस में लड़ रहे हैं। और कभी अगर ऐसा हो जाए तारीख में कि भाई एक साइड मुस्लिम है, एक साइड हिंदू है, तो इसको धर्म की जंग ना समझे। इसको जो है वो आप वो क्या कहते हैं, सॉरी, इसको आप ऐसा ना समझे कि भाई ये अपने मजहब के लिए लड़ रहा है या वो अपने मजहब के लिए लड़ रहा है। हमेशा से बादशाह लोग जो अपनी जमीन के लिए लड़ते थे, अपने हुकूमत के लिए लड़ते थे। हमेशा से जंगें जो है वो जर, जमीन और जेवर के लिए, जन, जमीन और जर के लिए होती थी। तो अशोका हुआ करते थे, वो जो है उन्होंने ऑफिशियली बुद्धिज्म को फैलाया था। और आप बात करें तो दूसरे जो मजहबी रूलर्स हुआ करते थे उन्होंने किया है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम हुआ है कि जो है कि कोई बादशाह जो है मजहबी एतबार से वो जंग करता है। तो जब भी आप पढ़ें ऐसी चीजें, तो इस बात का खास ख्याल रखें कि हुक्मरान जो है वो अपने मजहब के लिए बहुत कम लड़ते थे, और जो है वो अपनी जमीन के लिए, अपनी हुकूमत को, अपनी सरहदों को बचाने के लिए ज्यादा लड़ते थे। इसी तरह Rashtrakutas were ruling a small kingdom in the northern Deccan. They began by being subordinate to the Chalukyas and did not become really strong until the 8th century when they attacked and subdued the Chalukyas king. तो राष्ट्रकूटा, जैसे मैंने बताया कि मलखेड़ में जो है, और हुकूमत कर्नाटक की जानिब से भी जो उनकी याद दहानी होती है। लेकिन ये अलमिया है कि बहमनीस को और दूसरे जो मुस्लिम रूलर, मुस्लिम डायनास्टी थे, उसके बारे में बात नहीं की जाती। इंशाल्लाह वो सारी चीजें आएंगी। तो राष्ट्रकूटा जो नॉर्थन इंडिया में जो हमारा इलाका है, गुलबर्गा और मनखेड़ और सारी चीजें, सारे इलाके, तो यहाँ पर वो हुकूमत करते थे। तो पहले पहले वो चालुक्यास के देर साया थे। लेकिन फिर 8th सेंचुरी में जो है वो चालुक्यास को खुद जो हराते हैं, और यहाँ के जो है ताजदार बन जाते हैं। तो ये था चालुक्यास के बारे में। और ये मैप देखें आप साउथ इंडिया का, ये जो सारा इलाका जो साउथ इंडिया का इलाका है, इसमें कुछ इलाके में आप देखेंगे ये जो इलाका है, यहाँ चालुक्यास की हुकूमत है, और यहाँ पल्लवास की, और फिर यहाँ चोलास की, फिर यहाँ चेरास है, यहाँ पांड्यास है। तो इस तरह से जो साउथ इंडिया जो है ऐसे बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। और अशोका के बाद और फिर औरंगजेब से पहले पहले तक ये सारा इलाका किसी के जेर साया एक साथ नहीं रहा है। तो अशोका और औरंगजेब के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है सिमिलर कैटेगरी, सिमिलर फीचर्स उनके रेन में रहते थे। ये जो है वो ऐहोल का मंदिर है, बहुत ही मार्वलस मंदिर है। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ। बीइंग हिस्ट्री स्टूडेंट, मैं आपको ये मंदिरें दिखा रहा हूँ, ये जो है चीजें दिखा रहा हूँ। वरना इनके अकीदे से और इनके मजहब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट, ये चीजें आपको, जब आप इस डायनास्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, चालुक्यास के बारे में, तो इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह पत्थरों को तराश करके जो है ये इमारतें और ये मंदिरें जो है बनाई गई है। फॉर मी एज a history student, that was marvelous, that was astonishing। ये किस तरह जो है पूरे चट्टान को काट करके, हमने पाशे में पढ़ा हुआ है कि जैसे कौम समूद, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने उनको जो है पत्थरों को जो है उनके हाथों में मोम कर दिया था। तो ये कोई बईद बात नहीं है। तो कोई ऐसा भी ना समझे कि अगर हिस्ट्री में कोई बोल रहा है ये किसी चट्टान को काट करके ये इमारत बनाई गई है तो ये फेक है, ऐसा भी नहीं है। आप इसको कुरान शरीफ से रिलेट करें, हिस्ट्री आप कुरान के तौर पर पढ़ें, तो कौम समूद के जो खंडरात आप देखेंगे अरब में, वहां भी जो ऐसे बड़े बड़े इमारत आपको देखने को मिलेंगे। मैं कोई कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ चालुक्यास पर कौम समूद का, लेकिन ये चीज रही है कि कुछ कौमों को जो है ये सलाहियत दी गई थी, और कुछ कौमों ने ये सलाहियत अपने अंदर पैदा की थी कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके जो है खूबसूरत महल और मनादिर और इबादत गाहें जो है वो बनाया करते थे। इसी तरह आप ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हिसाब से, इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत ही उम्दा जो है वो ये इमारतें आपको दिखेंगी। उनका अकीदा क्या था, वो किस लिए बनाई थी, वो सारी हमारी जो है डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। लेकिन एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट हमको इसको पढ़ना चाहिए, और सारी चीजें हमको देखनी चाहिए। और नेक्स्ट, चालुक्याज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो चालुक्याज किस तरह से जो हुकूमत करते थे, उनका इंतजाम कैसा हुआ करता था, वो सारी चीजें हम देखेंगे। The Chalukya capital at Vatapi was a flourishing city.
trade connections with Iran, Arabia, and the Red Sea ports to the west and with the kingdoms of Southeast Asia still continued. Trade brought prosperity. तो ये चीज आप नोट करेंगे कि हिंदुस्तान में जो है, जो हिंदुस्तान की हुकूमतें थी और जो हिंदुस्तान के लोग थे, ये हमेशा से जो है वो हिंदुस्तान के बाहर के लोगों से तिजारत करते थे और इनके ताल्लुकात होते थे। जिस तरह से चालुक्यास के भी ताल्लुकात थे, वो ईरान से थे, अरब से थे और रेड सी से, यानी बहुत से दूसरे दूर दूर के इलाकों से, वेस्ट और सारी चीजें जो है वो ट्रेड करते थे, तिजारत करते थे। और जब तिजारत करते थे तो जो उनको, जब तिजारत होती है तो वहां पर जो है ट्रेड ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी, तिजारत जो है वो तरक्की लाती है, वो जो खुशहाली लाती है। तो इस तरह से जो जब ट्रेड फ्लरिश हुआ और इनका कैपिटल सिटी फ्लरिश हुआ, इनका जो है तिजारत बढ़ी, तो इनका जो है वो जीने का और रहने सहने का ढंग भी बदल गया। अब ये जो अपनी इमारतों पे खर्च कर रहे हैं, अपनी जिंदगी पे खर्च कर रहे हैं, और इनका जो लाइफ होता है, वे ऑफ स्टाइल जो होता है और जिंदगी जीने का ढंग होता है, वो जो बदल जाता है और ये सारे जो है काफी जो अमीर हो जाते हैं। देन हम पढ़ते हैं कि पुलिकेशिन सेंट एन एम्बेसी टू द पर्शियन के खुसरो सेकंड 100 years later when the Zoroastrian left Iran. They came and settled in the towns along the west coast of the Deccan and were later called Parsis, that is Persians. बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो पुलिकेशिन किंग था इस जमाने में, वो जो है पर्शियन किंग, यानी जो ईरान का बादशाह है, खुसरो द सेकंड, खुसरो दुव्वम जिसको कहते हैं। ईरान के जो बादशाह लोग होते हैं उनको खुसरो एक लक़ब दिया जाता था, खुसरो कहकर, कि कोई नाम नहीं, एक लक़ब है। तो खुसरो द सेकंड के ज़माने में इसने अपनी एक एम्बेसी, एक सफ़ीर भेजा और उसके अच्छे ताल्लुकात थे, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ईरान से, अरब से और रेड सी के और वेस्ट कंट्रीज से भी इसके अच्छे ताल्लुकात थे पुलिकेशिन के। तो इस तरह से उसने एक एम्बेसी भेजी थी। लेकिन एक साल के बाद, यानी करीब 100 सालों के बाद जो है, जब ज़ोरास्ट्रियन, जिनको मैं भूल रहा हूँ उर्दू में एक लफ्ज आता है, जो लोग आग की पूजा करते हैं, जो ईरान में बहुत ज्यादा रहते थे और खुसरो और शाह ईरान के जमाने में, और जब वहाँ मुसलमान और इस्लाम दाखिल होते हैं और जब वहाँ पर जो है इस्लाम का बोलबाला होता है, तो बहुत से जो है वो ज़ोरास्ट्रियंस वो हिंदुस्तान आते हैं और इसी तरह वो डेक्कन में रहते हैं, जिनको शुरू शुरू में पारसी कहते हैं। और पर्शियन, क्योंकि पर्शिया से आए थे, ईरान से आए थे, तो उनको पारसी कहते हैं। और आज जो पारसी लोग हैं हिंदुस्तान में, उनके बारे में आपको जानना चाहिए। दे आर लाइक अ वेरी टाइनी माइनॉरिटी, बहुत ही छोटी जो है अकलियत है, लेकिन उनकी इंस्टीट्यूट देखें, उनकी तिजारतें देखें और उनके इंडस्ट्रीज देखें, वो कितने बड़े हैं। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को जो है बहुत कुछ सीखना चाहिए तालीम में। हमको जो है वो क्रिश्चियन से सीखें, और सीखने में कोई बुराई नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसे पाक है, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, हदीस ज़ईफ है लेकिन फ़दाइल मनाक़िब में कबूल की जाती है कि इल्म हासिल करो अगर तुमको चीन जाना पड़े। तो उस जमाने में चीन में जो है कुरान और हदीस थोड़ी पढ़ाई जाती थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीखना चाहिए आपको, तो जहां से आप सीख सकते हैं अच्छी चीजें, आपको सीखनी चाहिए। तो इसी तरह से जो है वो पर्शियंस, जो हिंदुस्तान में आप दबदबा रखते हैं, उनका बहुत छोटी मिनॉरिटी है, आप उनको उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो पॉलिटिक्स में असर है, उसको आप देखें तो वो आपका जो है अक्लें काम नहीं करेंगी। और हम इतनी बड़ी मिनॉरिटी हैं, फिर भी जो है हमारा कुछ लोग जो है हमको मानते नहीं है, लोग हमको जानते नहीं। तो ये जरूरी है कि आप माइनॉरिटी हो इसलिए आपको नहीं दबाया जा रहा, आपने अपनी कदर नहीं की है, आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने इंडस्ट्री नहीं कायम की, इसलिए आपको दबाया जा रहा है। अगर आपने पढ़ाई की होती तो आज जो हमारे जो दलित समाज है, वो हमने देखा कि जो इसी हिस्ट्री में हमने पढ़ा, 2000 सालों तक उनको दबाया गया, उनको कुचला गया, लेकिन वो जब उभरे, उन्होंने जब पढ़ाई की, उन्होंने जब रिजर्वेशन लिया, तो आज जो है उनके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो यही जरूरी है कि हम मुसलमान भी जो है अपने आप को समझें, पहले अपनी कदर करें, और जो पढ़ाई करें या तिजारत करें, जो कुछ करें, जहां आप रहें, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। यही हमको तारीख सिखाती है कि भाई एक छोटी सी कम्युनिटी जो कि अपने मुल्क से निकाली गई या फिर भाग के आ गए या फिर माइग्रेशन करके आ गए, वो एक दूसरे मुल्क में जाते हैं। हिंदुस्तान जो है पारसीज का मुल्क नहीं है, वो भी बाहर के लोग हैं, लेकिन उनको कोई बाहर जाने को नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज है, उनका पॉलिटिक्स में असर है, उनकी जो इंडस्ट्रीज है, उनके पास पैसा है, उनके पास सरवत है, उनके पास इल्म है, इसलिए। और अगर हम बाहर से आए, हमको बाहर जाना क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। तो अपनी वक़ात, अपनी हैसियत पैदा कीजिए, और इसको आप सीख सकते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, क्रिश्चियन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इदारे हैं, उससे आप सीख सकते हैं, या फिर आप सीखें पर्शियन से, आप सीखें जो है दूसरी कौमों से, जो हिंदुस्तान में बाहर से आए, जो यहूदी बाहर से आया, तो कितनी छोटी माइनॉरिटी है लेकिन आज सर पे बैठे हुए हैं।
तो इस चीजों का आपको जो सीखना चाहिए। अभी एक पोस्ट आया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर जैन कम्युनिटी के बारे में, अब वेरी लिटिल, वेरी टाइनी माइनॉरिटी, लेकिन आज उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आज उनका जो असर और दबदबा है, उसको आपको जानना चाहिए। मैं ऑफ द टॉपिक गया, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन चूंकि बातें आ जाती हैं, वरना ये किताबें पढ़ी भरी पड़ी हैं, वीडियोस भरे पड़े हैं, लेकिन हमारा यहाँ तारीख को पढ़ाने का मकसद इसलिए है ताकि हम अपने माजी से कुछ सीखें और अपने हाल पर उसको जो इम्प्लीमेंट करें और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करें। तारीख जो है किस्सा कहानी नहीं है कि भाई हर्षा एक बादशाह था, पुलकेशिन एक बादशाह था, उसने ऐसे जंग की, उसने ऐसे मार कटाई की, उसने ऐसे बड़े महलात बनाए। ये तारीख का मकसद नहीं, तारीख का मकसद है कि आप कुछ सीखिए, आप जो है तारीख को के असर को कबूल कीजिए। दैट वाज दैट Then the next point is the Chalukya kings were patrons of art, and they gave large sums of money for the buildings of temples and cave shrines in the Deccan hills. तो अभी इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो चालुक्यास जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के दिलदादा थे, किस तरह से उन्होंने बहुत सा पैसा जो है वो बहुत से जो है मंदिरों को बनाने के लिए और केव श्राइन्स को बनाने के लिए, जो अहोल के केव्स अभी आप देखेंगे कि किस तरह से मार्वलस जो है वो सारी चीजें इल्लोरा में और अहोला में की गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मच ऑफ द स्कल्पचर फाउंड एट एल्लोरा was due to the patronage of the Chalukya Rashtrakuta king। तो ये लोग जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, बिल्डिंगें बनाना और जो मंदिरों को तामीर करवाना और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बढ़ाना जो है, इनका खासा पेशा शौक रहा है। और बादशाह लोगों में होता था, पैसा बहुत होता था इन लोगों के पास। मुस्लिम बादशाहों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें बनाई हैं, और आज वो वही चीजें हैं जो हमारा जो है वो एक प्राइड बनाती हैं, एक फख्र बनाती हैं। लेकिन इकबाल कहते हैं कि थे तो वो आबा तुम्हारे ही, तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। तो तारीख का भकान करना और आबा अजदाद का जो है वो फख्र कहना ठीक है, लेकिन हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं और दुनिया को क्या दे रहे हैं, ये भी हमको देखना है। तो चालुक्यास जो है वो बहुत बड़े पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर थे, और इन्होंने जो एल्लोरा में और अहोला में जो चीजें बनाई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर कभी मौका मिले तो आप उसको यूट्यूब वगैरह पर या फोटोज में, या फिर एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, आई एम अगेन टेलिंग, एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, अगर आप उन आसार का जो है वो विजिट कर सकते हैं तो करें, और देखें कि किस तरह से जो है एक मार्बल जो है वो क्रिएट किया गया था। और ये तंज भी होता है, मैं आपको बताऊं, ये तंज इसलिए होता है क्योंकि हम ये कहते हैं कि भाई हमने जो है ताजमहल देखना चाहिए, लाल किला देखना चाहिए, और जो कुतुब मीनार देखना चाहिए, गोल गुम्बद देखनी चाहिए, चार मीनार देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप और पीछे जाए ना हिस्ट्री में, तो आपको ये सारी चीजें भी देखनी है कि किस तरह से जो यही हिंदुस्तानी लोग थे ना भाई। तो बीइंग इंडियन आपको इसका भी जो है वो, जहाँ अच्छी चीज होती है उसकी सताइश करनी चाहिए। तो देखें आप भी, ये मंदिर हो सकता है, ये जो है किसी दूसरे मजहब का जो है वो इबादत खाना हो सकता है, लेकिन जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, जो इंजीनियरिंग इसमें लगाई गई है, जो जो है बहुत जो है कारीगरी की गई है, आप उसको देखें। हम अहराम मिस्र को देखते हैं। अहराम मिस्र को जब देखा जाता है तो वो मुसलमानों ने थोड़ी बनाए थे, वो तो फिरौनों ने बनाए थे ना भाई। जो फिरौन, यानी वो एक फिरौन नहीं बल्कि इजिप्ट के जो रूलर्स थे उनको फिरौन कहते थे, उनका वो लकब था, जैसे खुसरो ईरानियों का लकब था। तो फिरौन ने जो अहराम मिस्र बना, उसके बारे में आप देखें तो एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट आपको देखना चाहिए, तो सीखना चाहिए कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर का शौक हिंदुस्तानी बादशाहों में हमेशा से रहा है। तो ये सिर्फ शाहजहां नहीं थे जिन्होंने करोड़ों रुपए देके ताजमहल बनाए थे, बल्कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में बहुत से ऐसे बादशाह लोग गुजरे जो बड़ी बड़ी जो मार्बल आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दे के गए हैं। तो ये एहोल और एलोरा के केव्स आप देखें, जो गुफाएं वहां पे मिलती हैं, मैं इसको बताना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा एक पहाड़ है, और उसके बीच में जो ये सारा एक इमारत है, एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, और उसको एक एक पत्थर में जो इसको तराशा गया है। ये आप देखें, एक पत्थर में इसको इस तरह से तराशा गया है, और ये सारे जो है एक एक पहाड़ में इसको तराशे गए हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर और विकिपीडिया पर, गूगल पर बहुत सा मटेरियल आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और मेरे को एक और डायरेक्टरी कवर करनी है। देयर आर अदर 4 स्लाइड्स। सो जो एल्लोरा के जो केव्स हैं आप उसको देखें कि किस तरह से खूबसूरती के साथ जो इसको तराशा गया, उसको बनाया गया है। यहाँ पे मिलता है, जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो एक एक पत्थर में जो है कि एक पूरी इमारत बनाई गई है। एक बड़ा सा चट्टान लिया गया और उसको तराश तराश कर उसको खूबसूरत बनाते बनाते जो है उसमें पूरी एक इमारत बना दी गई। तो ऐसे बहुत से कारनामे जो है वो हिंदुस्तानी कारीगरों ने किए हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में भी। तो अगर कोई ये बोले कि
अगर कोई एतराज कर सकता है कि भाई मुस्लिम बादशाह लोग जो है वो अगर इमारतें ना बनाते, यूनिवर्सिटीज बनाते तो काम आती। ऐसा भी नहीं है भाई, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखिए जो हर्षा है वो नालंदा यूनिवर्सिटी एक तरफ बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अपनी इमारतें भी बना रहा है। तो बादशाह लोग जो है, जो अच्छे बादशाह लोग थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, आप देखेंगे अभी हम आगे बताएंगे आपको। जो हर्षा था उसने खुद किताब लिखी है, और जो पुलकेशिन है और जो आगे बादशाह लोग आएंगे वो खुद जो है पढ़े लिखे लोग थे, वो खुद शायर थे, वो खुद अदीब थे। तो ये पढ़े लिखे लोग जो पढ़ाई भी पर भी तवज्जो देते थे और फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी तवज्जो देते थे। और उन्होंने ये सारी चीजें बनाई, इसीलिए हम बात करें, अगर नहीं होती तो हम बात नहीं करते थे। तो जस्ट एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, इसको एज ए इंजीनियरिंग मार्वल आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत से मार्वल जो है मुस्लिम आर्किटेक्चर ने भी बनाए हैं। लेकिन आप ये आयरनी देखें, ये टायरनी देखें, ये बिगेटरी देखें कि जहाँ एल्लोरा के केव्स की बात होती है, जहाँ एहोला की केव्स की बात होती है, वहां जो है उतनी ज्यादा बात मुस्लिम आर्किटेक्चर की आज के जमाने में नहीं होती। एक जमाना था जब जो है मुगल आर्किटेक्चर की और जो है वो सारी चीजें होती थी, लेकिन आज जो है सिस्टमेटिकली, ये क्लास लेने का यही मकसद है कि एक सिस्टमेटिकली तरीके से जो है हिंदुस्तानी मुस्लिम हिस्ट्री को जो है वो दबाया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़े और अपनी तारीख को पढ़े, फिर जो अपने लोगों को बताएं और फिर पूरी दुनिया को बताएं कि ये हमने किया हुआ है। पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, और सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। देन वी आर कमिंग टू पल्लवास। ये हमारा आज का लास्ट चैप्टर रहेगा। हो सकता है क्लास 5-10 मिनट के लिए एक्सटेंड हो जाए, तो मैं माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह मैं उसको बहुत ही शॉर्ट में कवर करके आपको क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अलाउ करूंगा। तो द पल्लवास in the far south probably began as officers of the Satavahana kings. When the Satavahana kingdom declined, the Pallavas made themselves into local rulers and slowly spread their control southwards from the region of Kanchipuram. तो जैसे कि मैंने कहा था, जो कांचीपुरम का इलाका है, महाबलीपुरम का इलाका, साउथ इंडिया में, नॉर्थ वेरी साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में आपको कर्नाटक भी मिलेगा, चेन्नई भी मिलेगा, केरला भी मिलेगा, मद्रास मिलेगा, हैदराबाद मिलेगा। तो ये लोग जो है इधर मतलब तमिलनाडु और मद्रास के इलाके में, जहाँ आपको कांचीपुरम, महाबलीपुरम, ये सारी चीजें जहाँ सिटीज मिलते हैं, तो ये लोग वहाँ हुकूमत करते थे। पहले पहले जो है ये सतवानास के अंदर थे, और उसके बाद इन्होंने जो अपना खुद का हुकूमत बना ली, और जो कांचीपुरम में ये लोग हुकूमत करते थे। They had to fight many wars against the Pandyas and the Chalukyas, both of whom tried to stop the Pallavas from becoming powerful. But the Pallavas managed to establish the rule all the time. तो जो पल्लवास थे, ऐसे ही हुआ उनके साथ भी कि जो चालुक्यास थे वो हमेशा से इनके साथ लड़ते थे, और जो पांड्यास थे ये भी अपने जो नेबरिंग किंगडम्स होते हैं हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लेकिन हमेशा तो जो है पल्लवास जो है एक बहुत वास्ट पीरियड ऑफ टाइम तक जो अपने वजूद को बाकी रखते हैं और लोगों से लड़ते भी हैं और अपना वजूद बाकी भी रखते हैं। ये अच्छी चीज है सीखने के लिए कि आप अपना वजूद कैसे बाकी रख रहे हैं। आपको जो है सारी जहतों से आप पर हमला हो रहा है, लेकिन फिर भी आप सबसे लड़ रहे हैं, सबसे भिड़ रहे हैं और अपने वजूद को बाकी रख रहे हैं। वो आला हज़रत ने कहा था कि मैं शेर भूल रहा हूँ कि एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हास दीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो आज हमारा वही हाल है कि भाई एक तरफ से दूसरे ये हमला करते हैं, उधर से वो हमला करते हैं। तो हम अपने वजूद को किस तरह से यहाँ बचा के रखते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है, और इसको हमको हिस्ट्री से ही सीखना पड़ेगा, वरना आप सीख नहीं पाएंगे। They conquered the lead. They conquered the land to the south of Kanchipuram, Tanjore, and the Pudukkottai region because this was rich and fertile. तो उन्होंने जो कांचीपुरम, तांजोर और पुडुकोट्टाई के इलाके फतह किए, क्योंकि वो एक तो जरखेज थे और बहुत जो है वो माल और सरबत वहां पर मौजूद था। तो पल्लवास ने सारे इलाके जो कैप्चर किए। महा महेंद्र वर्मन द पल्लवा किंग रूल्ड एट द सेम टाइम एज हर्षा एंड पुलकेशिन। तो हम पढ़ चुके हैं, हर्षा जो है वो नॉर्थ इंडिया में रूल करते हैं, पुलकेशिन जो है वो चालुक्यास नॉर्थ कर्नाटका और नॉर्थ ऑफ साउथ इंडिया बोल सकते हैं आप, सेंट्रल साउथ इंडिया बोल सकते हैं, जो हमारे बसव कल्याण का और महाराष्ट्र का इलाका वहां हुकूमत कर रहे हैं। और ये जो महेंद्र वर्मन है इसी टाइम पर जो है वो साउथ इंडिया में जो है कांचीपुरम के इलाके में हुकूमत कर रहे हैं। लाइक मेनी ऑफ द किंग्स ऑफ हिज टाइम, ही टू वाज नॉट जस्ट अ वॉरियर बट ऑल्सो पोइट एंड म्यूजिशियन। तो हम ये बाद में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये लोग सिर्फ जंगजू नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये खुद जो है बड़े शायर और अदीब हुआ करते थे, और जो है म्यूजिशियन भी ये हुआ करते थे। तो किसी भी बादशाह को सिर्फ बहादुरी आना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके पास जो है दूसरी चीजें हुकूमत करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, उसको आर्ट एंड आर्किटेक्चर आता हो, उसको पढ़ने लिखने का शौक हो, तब वो बादशाह जो है ज्यादा दिनों तक बाकी रह पाता है।
ये पल्लवास के बारे में था, और एक अच्छा टॉपिक द तमिल सेंट्स के बारे में भी है। ये कुछ लोग हुआ करते थे तमिल सेंट्स, इनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन साउथ इंडिया एट दिस टाइम who believed that religion consists of personal devotion to God, विष्णु और शिवा, which was later called भक्ति। तो जो भक्ति मूवमेंट आप आगे देखेंगे, ये इन्हीं लोगों ने इसकी बुनियाद रखी थी। तो तमिल कुछ सेंट्स हुआ करते थे, कुछ लोग जो है हुआ करते थे। ये जो ज़माना है, मैं इसलिए इस पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ कि ये जो ज़माना है, एक तरफ जो है वो वैदिक रिलीजन है, जो सनातन धर्म है, एक तरफ वो लोग हैं ब्राह्मण जो हैं, मजहब के एतबार से वो लोग हैं जो मनुस्मृति और सारी चीजें, वैदिक रिलीजन, पुराणास और सारी चीजें पढ़ रहे हैं, वो लोग हैं। दूसरी तरफ बुद्धिज्म है, जो खत्म हो गया था ऑलमोस्ट पुष्यमित्र शुंगा के जमाने में। तीसरी तरफ जैनिज्म है, और अब पारसीज भी हिंदुस्तान में आ चुके हैं। तो ये सारे मजहब जो है एक तरफ हैं। लेकिन ये जो साउथ इंडिया का ये जो पार्ट है, आप हमेशा से गौर करें, इस चीज को आप नोट करें कि जो साउथ इंडिया का ये जो पार्ट है, इनका अपना एक अलग तरीका होता है। ये हालांकि हिंदू होंगे, हालांकि ये मुस्लिम होंगे, हालांकि ये क्रिश्चियंस होंगे, लेकिन अपने मजहब में भी इनका एक अपना ही तरीका होता है। जैसे कि बहुत से जो हमारे शाफी बरादरान हैं, वो इसी इसी इलाके में रहते हैं। तो इनका हमेशा से इस इलाके के लोगों का जो है मजहब के ताल्लुक से एक अपना ही जो है अलग एक ट्रेडिशन रहा है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि एक तरफ जहाँ पर जो वैदिक रिलीजन, बुद्धिज्म और जैनिज्म पलता है, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप तमिल सेंट्स का आता है, जो है कुछ भजन उच्चार करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बैठते हैं, और जो है वो भक्ति इसको कहते हैं कि भाई आपका पर्सनल कनेक्शन खुदा से कैसा है, खुदा से मुराद उनका जो माबूद है उनसे कैसा है। ये इनका थियोलॉजी था, और ये इनका जो है फिलॉसफी था कि मजहब जो है वो शोकेस करने की चीज नहीं है। जो नॉर्थ ऐसा होता है कि साउथ इंडिया में जो रिलीजन का कॉन्सेप्ट है वो अलग है, और नॉर्थ इंडिया में जो अलग है। नॉर्थ इंडिया में जो है वो चीजों को दिखाने का और शोकेस करने का तरीका होता है। और साउथ इंडिया के जो हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो या कोई भी कम्युनिटी हो, हमारे यहाँ जो मजहब को हमेशा पर्सनल रखा जाता है। हम जो है उसको बहुत ज्यादा जो है वो पॉलिटिसाइज नहीं करते, और बहुत ज्यादा जो है उसको पब्लिक फोरम्स पे नहीं करते। हमारे यहाँ जो मजहब का एक अपना तरीका होता है कि भाई आप अपने अपने आप की इस्लाह करिए, और ऐसा है जो दूसरे मजहब में भी है। तो हमारे यहाँ उतने रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, स्पेशली साउथ इंडिया में। अभी हो रहा है वो अलग टॉपिक है, लेकिन हमेशा हिस्ट्री में साउथ इंडिया का कल्चर जो है, वैसे तो पूरे इंडिया का जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी था, लेकिन स्पेशली साउथ इंडिया में जो है ये लोग हुआ करते थे, जो विष्णु और शिवा के मानने वाले भी थे। लेकिन ये लोग जो है वो उस तरह से जो है मजहब को नहीं मानते थे जैसे दूसरे इलाकों में उस वक्त में मजहब को माना जाता था। इंशाल्लाह ये पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इन डिटेल। और इसको मजीद आपको पढ़ना है तो किताब भी मौजूद है, और लेक्चर सीरीज भी मौजूद है, आप उसको पढ़ सकते हैं। द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे इज पल्लवा आर्किटेक्चर। अगेन जैसे हमने चालुक्यास और हर्षा के बारे में पढ़ा, ये लोग भी आर्किटेक्चर में और तामीर में जो है बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है। तो इस पर मैं कुछ बातें अर्ज करके अपनी क्लास खत्म करूंगा। द पल्लवा किंग्स हैड मेनी टेम्पल्स बिल्ट, some were cut out of large rocks such as the Ratha temples at Mahabalipuram. Others were built of stone blocks such as those at Kanchipuram. तो दो चीजें याद रखें, महाबलीपुरम है, कांचीपुरम है। इन्हीं दो इलाकों में अलग अलग तरह का आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिलता है। कहीं पर जो है एक ही पत्थर में जो है तराशा जाता है, कहीं छोटे छोटे पत्थरों से जो है वो इमारतें बनाई जाती है। द इमेज वॉज प्लेस्ड इन अ रूम एट वन एंड ऑफ द टेम्पल, and on the roof of this room there was built a tall tower. In later centuries, these towers became taller and taller. जैसे कि आप देखेंगे जो साउथ इंडिया के मंदिर हैं, उसमें जो ये जो टावर होता है, इस तरह से जो है बहुत ज्यादा वसी तौर पर बहुत ही जो है लार्ज टावर्स बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो उनके माबूद की तस्वीर होती है वो एक रूम में रखी जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो टावर को, जो मंदिर को जो है उठान दी जाती है। तो इस तरह का इनका आर्किटेक्चर हुआ करता था, और आते आते जो है इस तरह से बड़े बड़े मंदिर जो लोग बनाते रहते हैं। देन द टेम्पल बिकेम अ गैदरिंग प्लेस फॉर द विलेज. Villagers would come and sit in the temple courtyard in the evenings and exchange news or discuss matters concerning the welfare of the village, such as taxes and water for the fields. तो ये जो इलाका है मंदिरों का, टेम्पल्स का, इसका आप देखेंगे अगर आप साउथ इंडिया में मंदिरों का विजिट एज हिस्ट्री आप कर सकते हैं। मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि हमारा यहाँ मौके पे उनकी इबादत और उनके अकायद की बात करना नहीं है। एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट अगर आप देखते हैं, तो एक बड़ा मंदिर है, उसके बाद जो बहुत सा एक कोर्टयार्ड है,
उस कोर्टयार्ड को जो है लोग जैसे कि आप बरामदा बोल सकते हैं या एक मैदान बोल सकते हैं, वहां पर लोग बैठते थे और डिस्कस करते थे चीजों को, जैसे कि द थिंग्स विल लाइक एक पॉइंट है यहाँ पे, डिस्कस मैटर्स कंसर्निंग द वेलफेयर ऑफ द विलेज। तो यहाँ पर लोग रात को बैठते थे और डिस्कस करते थे जो उनकी भलाई की चीजें हैं। हमारे यहाँ भी लोग रात को बैठते हैं चाय खानों पर, कट्टों पर, और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते हैं, लेकिन द मैटर्स कंसर्निंग देयर वेलफेयर नहीं डिस्कस होते हैं। हमारे यहाँ डिस्कस होता है बॉलीवुड में कौन क्या कर रहा है, कौन से यूट्यूबर के बीच में जंग हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, और सारी बेकार फालतू की बातें होती है हमारे यहाँ। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चीज को सीखना चाहें, जब आप फ्री टाइम में कहीं बैठते हैं, तो ऐसी चीजें डिस्कस करिए जो आपके वेलफेयर की हो। जो लोग यहाँ टैक्सेस डिस्कस करते हैं और वाट जो खेतों में पानी का निजाम है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चीज भी हम सीख सकते हैं कि आप फ्री टाइम में जब हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, अक्सर होता है कि जो सीनियर सिटीजन हैं या जो यंग एज बॉयज हैं या फिर गर्ल्स हैं, जो लोग बैठते हैं एक जगह आके बैठ गए और फिर बेफालतू की चीजें डिस्कस हो रही हैं, द मैटर डिस्कस मैटर्स कंसर्निंग योर वेलफेयर। तो आपके जिसमें भलाई है, अच्छा आपकी भलाई आप डिस्कस नहीं करना चाहते, कौम की भलाई की डिस्कस करें कि हम कौम की किस तरह से भलाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इससे सीख सकते हैं कि जब आपका फ्री टाइम हो तो ऐसी चीजें डिस्कस करें जिससे आपका वेलफेयर हो या जो चीजें आपको कंसर्न करती हैं। दो यूट्यूबर्स लड़ रहे हैं, इससे आपका क्या कंसर्न है भाई? उनका अपना मामला है, स्कैम करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। एक बॉलीवुड में क्या हो रहा है, हॉलीवुड में क्या हो रहा है, आपको क्या करना है? किसके यहाँ लड़की हुई है, किसका लड़का हुआ है, किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, दीज आर नॉट मैटर्स कंसर्निंग टू यू। So discuss those matters which concerning to you. You can learn these things from these Pallava people. It was here that the children were taught by the priests and the courtyard was used as a school during the day. बहुत अच्छा पॉइंट है। जो मंदिर का जो इलाका हुआ करता था वहां पे जो है, रात को तो ये लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो दिन का टाइम है वहां पे जो इनके मजहबी पेशवा है, और हमेशा से हिंदुस्तान में रहा है कि हमेशा से मजहब और दीन और दुनिया, मैं मुस्लिम एस्पेक्ट से बात करूं तो मुसलमानों में भी ये हुआ करता था कि दीन और दुनिया जो है अलग अलग नहीं थी। जैसे कि अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी फरमाते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मुल्ला एंड मिस्टर। तो ऐसा नहीं है, हमेशा से जो हिंदुस्तानी समाज रहा है या फिर जो मजहब का जो एक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी मजहब का, उसमें जो है जो स्टार्टिंग पीरियड है, ये बाद में अभी हुआ है कि आपका दिस मॉडर्न एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन। हमेशा से सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि दूसरे मजहबों में ऐसा हुआ करता था कि जो मजहबी प्लेसेस ऑफ वर्शिप होते थे वहीं पर जो है वो बच्चों को तालीम भी दी जाती थी। वहां पर लैंग्वेज भी पढ़ाया जा रहा है, वहां पर मैथोलॉजी भी पढ़ाया जा रहा है, दीन और दुनिया तो सब, उनको जो है दीन से मुराद उनका मजहब। तो दीन एक बड़ा टर्म है, सिर्फ दीन ये नहीं है। तो उनका जो मजहब उनको पढ़ाते हैं वो सारी चीजें, मॉडर्न सारी चीजें वो दिन में पढ़ाते हैं और रात को उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये चीज अपनी मस्जिदों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी जो मस्जिद है, बड़ी बड़ी मस्जिद, शानदार आलीशान मस्जिदें हैं, इतना उसका स्पेस है, हम उन मस्जिदों को अपने इज्तिमा के लिए इस्तेमाल करें। क्या जरूरी है कि आपको ग्राउंड में इस्तेमाल करना है? ग्राउंड में इस्तेमाल करेंगे, आपको जो है वो माइक का पैसा लग रहा है, आपको जो लाइटिंग का पैसा लग रहा है, सारी चीजें। आपके पास बड़ी बड़ी मस्जिद है भाई, हजार हजार, पांच पांच हजार लोग बैठ सकते हैं अलहमदुल्ला। गुलबर्गा में ऐसी बहुत सी मस्जिद है। तो आप अपने इस्तेमाल के लिए मस्जिद को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मजहबी तालीम के लिए क्या जरूरी है कि आपको एक यूनिवर्सिटी बनानी है, एक मदरसा अलग से बनाना है? आप अपनी मस्जिद को ऐसे मकतब यूज करिए ना भाई। क्या जरूरी है हजार पांच हजार का किराया देकर मकतब खोला जाए? मस्जिद को इस्तेमाल करें, नमाज के औकात से हट करके आप दीन तालीम जो मजहब मस्जिद में करिए। आपको कोई फंक्शन करना है, मजहबी हो, एकेडमिक हो, मस्जिद की स्पेस को इस्तेमाल करिए। और इस्लाम में ये चीज हमेशा से रही है कि मस्जिद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही से वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज हुआ करती थी। हमेशा से जो मस्जिद मस्जिद ही से जो पॉलिटिक्स भी होती थी, मस्जिद से मजहब भी फैलाया जा रहा है, मस्जिद ही से सारी चीजें हो रही है। तो इसी तरह दूसरे मजाहिब में भी जो मजहबी मकाम है, इसी को जो है बहुत से एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो। यहाँ पर ये मजहबी मकाम पर ये लोग सिर्फ अपनी इबादत करके लिए नहीं जा रहे हैं, वो वहां पर रात को बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, दिन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज हम भी कर सकते हैं जहां तक हो सके, जहां तक मेरी बात पहुंचे। और इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं इसी तरह जैसे हम पिछले देख चुके हैं। बहुत से मंदिर जो है ये लोग एक एक पत्थरों में इन्होंने बनाए हैं, बहुत से टॉल मंदिर, बहुत सी चीजें जो है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है खूबसूरत नक्काशी इन लोगों ने पत्थरों में की है कि सारे जो हाथी और परिंदे और ये सारी चीजें ये लोग बनाते थे, एक एक पत्थर में जो सारी चीजें बनाया करते थे। आई एम डन विद माई सेल्फ। सो बहुत ही फास्ट हो गया है, अलहमदुल्ला हमने इसको कवर कर लिया।
मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम लोग 10 मिनट ज़्यादा ले चुके हैं आपके। अगर किसी को कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है वो अभी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आपको, आप हैंड रेज करें, देयर इज़ अ हैंड रेज बटन, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमारे दूसरे अहबाब आपको अलाउ करेंगे और आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 5-10 मिनट को सवाल जवाब के लिए हम आपको दे देंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। फीडबैक कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं। आप हमसे बात करना चाहें कर सकते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का कोई सवाल, फीडबैक, एनीथिंग एल्स? मैं देख रहा हूँ कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जैसे कि हमारे सी साहब हैं बल्लारी से, आपको भी मैं अलाउ कर रहा हूँ। डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब हैं बह, बेहालिम। अगर आप भी कुछ बताना चाहें, फीडबैक देना चाहें, तो मैं भी आपको अलाउ कर रहा हूँ। और दूसरे जो लोग हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो 5-10 मिनट में डिस्कस कर सकते हैं। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस कि आपको कैसे लगा और कैसे और उसको हम बेहतर बना सकते हैं, और सारी चीज़ें अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर आप बात कर रहे हैं तो आप म्यूट करें, आपको अनम्यूट करके बात करनी है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हम लोग जो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे लग रहा है किसी का कोई सवाल या फीडबैक नहीं है। मैं इंशाल्लाह अपनी आदत के मुताबिक 9:45 तक वेट करूंगा। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो आप बोल सकते हैं। वरना 9:45 को मैं ये क्लास खत्म कर दूंगा। अ, चले 9:45 हो रहे हैं। मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग अब तक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब एंड अशरफ भाई, जज़ाकल्लाह खैर। चलें इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अगले 2 हफ्तों के बाद मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।